कभी कहा जाता था कि जो पढ़े लिखे नहीं होते वही आतंकवादी बनते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, जो गरीबी में पलते हैं, वही हथियार उठाते हैं। लेकिन अब ये आतंकवादी किताबों से नहीं, क्लासरूम की कोर्ट से निकल रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे नौजवान जो देश के भीतर बैठकर देश की ही तबाही की प्लानिंग कर रहे हैं। 10 नवंबर दिल्ली का वो दिन जब राजधानी कांप उठी। शाम का वक्त था, ऑफिस की छुट्टियां हो चुकी थी, लोग अपने घरों के लिए निकल रहे थे। लाल किला और चांदनी चौक का इलाका ट्रैफिक से भरा पड़ा था। उसी वक्त एक चलती I-20 कार में जबरदस्त धमाका हुआ। धुएं और धातु के टुकड़े आसमान में उड़ गए और इंसानी लोगों के बेगुनाहों के परखच्चे उड़ गए। 13 लोगों के, कई सवाल और कई बेगुनाह, जिनमें कुछ की हालत अब भी नाजुक है। ये भारत में चलती कार में हुआ पहला आतंकवादी हमला था। पहले कार बम ब्लास्ट तो हुए हैं, लेकिन चलती कार में सड़क पर ट्रैफिक के बीच ऐसा कभी नहीं हुआ था। और इसकी शुरुआत होती है 9 दिन पहले, यानी जम्मू कश्मीर से। 1 नवंबर से शुरू होती है। कश्मीर की घाटी में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद, जिसका सरगना मौलाना मसूद अजहर, पोस्टर लगे थे दीवालों पर। पुलिस ने जांच की तो सामने आया नाम एक डॉक्टर मुजम्मिल। पता चला कि वह और उसका साथी डॉक्टर आदिल जैश से जुड़ा हुआ है, संगठन से। इसके बाद 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम सहारनपुर, उत्तर प्रदेश पहुंचती है, जहां से दोनों के संबंध और साफ हो जाते हैं। 9 नवंबर को पुलिस पहुंचती है फरीदाबाद, और यहीं से कहानी की असली धमाका शुरू होता है। क्योंकि फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मकान किराए पर लिया गया था डॉक्टर मुजम्मिल के नाम से। जहां छापा मारा गया तो पुलिस को मिला 350 किलो अमोनियम नाइट्रोट और डिटोनेटर, तार, बैटरी और एक असॉल्ट राइफल। कार की तलाशी ली गई। वो कार डॉक्टर शाहीन नाम की एक महिला की थी, जो डॉक्टर है और आतंकवादी भी है। डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त बताई जा रही हैं, और वो भी इस गिरोह में शामिल थी, इस आतंकवादी संगठन में और आतंकवादी गिरोह में। जांच आगे बढ़ी तो एक और नाम सामने आया, मौलाना यूसुफ, जिसके घर से भी विस्फोटक सामग्री, नक्शे मिले हैं। और फिर सामने आया डॉक्टर उमर नबी, जो इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बता जा रहा है। उमर नबी यही है, इसी था गाड़ी में जब धमाका हुआ। डॉक्टर मॉड्यूल पढ़े लिखे आतंकवादियों की नई खेप है। जांच में पता चलता है कि ये कोई साधारण गैंग नहीं है। इन्हें कहा गया फरीदाबाद मॉड्यूल या डॉक्टर मॉड्यूल, क्योंकि इसमें से ज्यादातर लोग डॉक्टर हैं जो इलाज के नाम पर तबाही की प्लानिंग कर रहे हैं। मौलाना यूसुफ इन युवाओं का ब्रेन वॉश करता था, जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ये जाहिल हो भी गए। इनमें से कुछ तो डॉक्टर हैं जो कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। आतंकवादी सोच में झोंक दिया गया इन लोगों को। 10 नवंबर को सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल प्लाजा पर सफेद गाड़ी I-20 कार HR26C7664 कैमरे में कैद हुई। चेहरा ढका हुआ था, मास्क पहना हुआ था, और उसी वक्त ये कार दिल्ली में दाखिल होती है। इसके बाद 3:19 पर वही कार लाल किला परिसर के अंदर सुनहरी मस्जिद पार्किंग में दाखिल होती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि ड्राइवर अकेला बैठा हुआ है कार के अंदर। 3 घंटे तक कार वहीं पार्क रही, ना कोई उतरा ना कोई आया। शाम 6:23 पर वो शख्स पार्किंग से बाहर निकलता है कार लेकर। ठीक 6:38 पर चलती कार में जोरदार धमाका हुआ। ये हादसा नहीं है, बल्कि असफल मिशन था, क्योंकि जांच में पता चला कि उमर नबी का प्लान कुछ और था। इस कार को लाल किले के पास हो सकता ले जाना था, या भीड़भाड़ वाले इलाके से टकराना था, ताकि नुकसान और उनका प्रचार दोनों ज्यादा हो। लेकिन शायद वो घबरा गया, या गलती से डिटोनेटर एक्टिव हो गया। नतीजा धमाका चलती कार में ही हो गया। अगर वो कार मंदिर, भीड़ या किसी वीआईपी इलाके तक पहुंचती तो तबाही की तस्वीर और भी भयानक हो सकती थी। अब सवाल एक खड़ा होता है कि इतना आरडीएक्स आया कहां से? दिल्ली से जो शहर है, राजधानी है देश की, जहां हर गली पर चेकिंग होती है, हर एंट्री पॉइंट पर नाके होते हैं, वहां कोई 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक कैसे ले आ सकता है? अगर कोई कार में इतना विस्फोटक लेकर 10 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घूम सकता है, तो ये सिर्फ एक कार की बात नहीं है, ये हमारे सुरक्षा ढांचे की नंगा करने वाली बात है। क्योंकि एजेंसियां कहाँ थी? आईबी, एनआईए, स्पेशल सेल सब कहाँ थी? क्या खुफिया तंत्र से बयान जारी करने के लिए ही बचा है? जब पुलवामा ब्लास्ट में आरडीएक्स आया, तब भी यही सवाल खड़ा हुआ कि कहां से आया। आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ 2008 में। 77 आरोपी बनाए गए थे
28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको बरी करिए, आपके पास में इनके खिलाफ में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उन्हें बस कागजी सफलता दिखाने के लिए पकड़ा गया था, अपनी पीठ थपथपाने के लिए पकड़ा गया था। क्या अब फिर वही कहानी दोहराई जाएगी? राजनीति की बात करें तो हमारे यहाँ हर आतंकवादी हमले के बाद एक ही रूटीन चलता है, धमाका, बयान, बैठक, गिरफ्तारी और फिर फाइल बंद हो जाती है। असली दोषी बच निकलते हैं, बेगुनाह जेलों में सड़ते हैं और मीडिया टीआरपी काटता है। जब ये धमाका हुआ तो प्रधानमंत्री भूटान दौरे पर जाने वाले थे। 11 से 12 उनका दौरा था और उन्होंने वहां पर भूटान में कहा कि भारत आतंकवादियों के सामने झुकने वाला नहीं है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन सवाल यही है, हम झुकते नहीं, हम पहले से ही झुके हुए हैं। क्योंकि अगर लाल किले के पास धमाका हो सकता है तो ये संदेश सिर्फ भारत को नहीं, दुनिया को दिया गया है कि भारत की राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। भारत का कौन सा राज्य, कौन सा जगह सुरक्षित है? राजधानी दिल्ली के दिल पर ही अगर वार कर दिया गया, हर गली में जहां नाका लगा गया है, हर कार की तलाशी होती है, लेकिन सवाल फिर वही कि हमेशा बाद में जागते हैं लोग। ये बयान देने का वक्त नहीं, ये कदम उठाने का वक्त है, बल्कि सच्चाई खोलने का वक्त है। जो लोग देश के भीतर बैठकर देश की तबाही सोचते हैं, उन्हें फांसी पर चढ़ाना ही न्याय है। बल्कि एक संदेश होगा कि भारत की जमीन पर रहकर भारत के खिलाफ सोचने वालों का अंजाम क्या होता है। जब डॉक्टर जिनकी ड्यूटी जान बचाने की है वो जान लेने लगे हैं, तो देश के भविष्य का इलाज कौन कर रहा है? क्योंकि अगर पहले कहा जाता था कि जो बाहर से पाकिस्तानी आते हैं, पाकिस्तानी आए और मार के चले गए आतंकवादी, बांग्लादेशी आतंकवादी या बाहर के आतंकवादी, अंदर ही हैं ये लोग, डॉक्टर भी हैं, इतने जाहिल हैं कि इनको कोई गुमराह कर दे रहा है अपने ही देश में हमला करने के लिए। सोचिए इनकी सोच क्या है, और इनके लिए हम कार्रवाई ऐसी करें कि इनके लिए 5 साल तक, 6 साल तक चलता रहे। इनको उठा के सूली पे चढ़ा देना चाहिए। इनको फांसी जब तक नहीं चढ़ाएंगे तब तक सबक नहीं जाएगा उन लोगों के अंदर जो अभी भी ऐसी सोच लेकर देश में पल रहे हैं। लाल किले के पास हुआ ये धमाका सिर्फ एक हमला नहीं था, ये हमारी सुरक्षा, हमारी एजेंसी और हमारी चेतना पर भी हमला था। अब या तो सिस्टम जागेगा या फिर अगला धमाका हमें जगा देगा, और उसके बाद भी जांच होगी उसके बाद, और ये कहा जाएगा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर उन 13 मासूम और 20 घायलों का क्या? उनकी क्या गलती थी? ये गलती तो हम स्वीकार करें ना कि हमारी चूक से हुआ है। हमारी चूक हम कभी स्वीकार नहीं करते कि हमारी चूक से हुआ, जो आतंकवादी हमला हो गया ये हमारी चूक से हो गया। हम सरकार में हैं, हमारे पास इतनी एजेंसियां हैं, हम बड़े बड़े दावे तो करते हैं, पर वो दावे हमारे देश के अंदर ही फेल हो जाते हैं। क्योंकि इस बार सिर्फ खून नहीं बहा है, देश की नींद बह गई है।